नमस्कार। समुद्र विज्ञान के इतिहास और विकास के तीसरे पार्ट में आज हम चर्चा करेंगे 19वीं शताब्दी से लेके वर्तमान काल तक समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं 19वीं सदी का जो काल है उसके बारे में। तो 19वीं सदी में समुद्र विज्ञान का जो क्षेत्र था उसमें और भी तेज़ी आई और इस दौरान सागरों एवं महासागरों के रहस्यों को जानने के लिए कई सारे खोज अभियान शुरू किए गए और उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसमें पहला है सर जॉन रॉस का जो अभियान था वो था कनाडा के बेफिन द्वीप का पता लगाने के लिए सन जॉन रॉस ने 1817 से लेकर 1818 में आर्कटिक महासागर तक की यात्रा की। उन्होंने साउंडिंग विधि से सागर नितल के मापन का कार्य किया और उन्होंने 2000 मीटर की गहराई तक सागरीय जीवों का अध्ययन किया। और उसके बाद आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने 17 दिसंबर 1931 को इंग्लैंड के डेवनापोर्ट से बीगल अभियान की शुरुआत की और यहाँ से वे बीगल जहाज पे सवार जो सदस्य थे उनमें से एक थे। और इस जो अभियान था उसका मुख्य उद्देश्य पेंटागोनिया तथा टेरा डेल फ्यूगो की तटरेखा का सर्वेक्षण करना एवं उसके अक्षांश एवं देशांतरों का निर्धारण करना था। और इसी दौरान चार्ल्स डार्विन ने उन क्षेत्रों के पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन किया जिसके आधार पे उन्होंने जो अपना प्रजातियों का उद्भव सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने दो जो मुख्य प्रक्रियाएं थी उनके बारे में बताया। पहला नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा अडेप्टेशन के बारे में। और चार्ल्स डार्विन ने 1859 में इसी अभियान के दौरान एकत्रित किए गए सभी अपने जो नमूने थे उनके आधार पे अपनी बुक का प्रकाशन किया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। और इसी अभियान के दौरान उन्होंने प्रवाल भित्तियों का भी अध्ययन किया और अपना जो सिद्धांत है प्रवाल भित्तियों का अवतलन सिद्धांत उसका प्रतिपादन उन्होंने 1837 में किया। और फिर 1842 में उन्होंने इस सिद्धांत में परिमार्जन किया। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर मर्केटर ने महासागरों के रासायनिक संगठन का अध्ययन करने के बाद में ये बताया कि सभी महासागरों के जल का रासायनिक संगठन लगभग एक जैसा ही है। और इसी काल में सर जेम्स रॉस ने अपने अभियान में सन 1839 में प्रारंभ करके उन्होंने उसे 1843 में समाप्त किया। और इसके दौरान उन्होंने 7000 मीटर तक की गहराई पर जो नमूने उन्होंने एकत्रित किए और जो तलवासी जो जीव होते हैं उनका अध्ययन किया। सर एडवर्ड फोर्ब्स जो कि मूलतः सागर वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन, हेब्राइडस और भूमध्य सागर में 230 फैदम की गहराई पे जो सी मैमल्स हैं उनका अध्ययन किया। और अटलांटिक ओशन में उन्होंने बॉटम रिलीफ्स की स्टडी की। इसके अलावा उन्होंने लीबिया के तट के पास जो समुद्र में डूबे हुए शहर हैं उनकी अवस्थितियों की खोज की। एंजियन सागर में सागरीय जीवों का जो वितरण था उसका उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने सागरीय जीवों के विश्व वितरण का मानचित्र का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने 2 बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश फिश जिसमें उन्होंने मुख्यतः स्टार फिश का अध्ययन किया था वो 1841 में, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरीन लाइफ 1854 में। और फोर्ब्स ने यह निष्कर्ष के रूप में बताया कि 600 मीटर की गहराई से अधिक पर जो जीव हैं वे नहीं पाए जाते सागरीय जीव, लेकिन बाद में उनका जो निष्कर्ष था उसको कई खोजों के आधार पे निरस्त कर दिया गया। और अगले जो हैं वो हैं एम.एफ. मरे जो कि एक नौसेना अधिकारी थे अमेरिकन।
और उन्होंने सागरीय धाराओं, सागरीय सतह पर हवाओं, सागरीय मौसम की दशाओं से संबंधित अपार आंकड़ा समूहों तथा सूचनाओं के संग्रहण तथा उनके विश्लेषण का, यानी बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े जो आंकड़े थे उनके संकलन एवं विश्लेषण का जो श्रेय है वो उनको दिया जाता है। और द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द सी 1855 में उन्होंने बुक लिखी। और अगला जो अभियान है वो चलाया गया चार्ल्स विवले थॉमसन के नेतृत्व में। उन्होंने HMS लाइटनिंग तथा HMS पर्क्यूपाइन के नाम के जो जहाज़ थे उनके द्वारा 1868 से लेकर 1870 तक अपना जो अभियान था वो चलाया। और इस दौरान उन्होंने सागरीय जल के तापमान और गहरे सागरीय जीवों का अध्ययन किया। और उन्होंने फोर्ब्स का जो दावा था कि 600 मीटर से अधिक गहराई पर सागरीय जीव नहीं पाए जाते, उसका उन्होंने खंडन किया और ये प्रतिपादित किया कि सागरीय जीवों का अस्तित्व 600 मीटर से अधिक गहराई पर भी संभव है। और जहाँ तक महासागरों के जैविक एवं अजैविक संगठकों की खोज एवं अध्ययन का संबंध है, चैलेंजर अभियान को सफलतम सामुद्रिक अभियानों में से एक माना जाता है। और ये जो है वो रॉयल सोसाइटी के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा फंडेड था। और इसे HMS चैलेंजर नाम के जहाजी बेड़े के साथ चार्ल्स विवले थॉमसन के नेतृत्व में 1872 में इसे रवाना किया गया। और ये मई 1876 में जाके समाप्त हुआ। और इस दौरान लगभग 1,27,500 किलोमीटर की दूरी इस अभियान में तय की गई। और इस अभियान के जो परिणाम थे, उन्होंने सागरीय नितल के उच्चावचों, सागरीय जल के तापमान, सागरीय अवसाद तथा निक्षेप, सागरीय जीव, प्रवाल तथा प्रवाल भित्तियों आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। इसके अलावा गहरे समुद्री भागों में सागरीय जीवों के अस्तित्व के विषय के रूप में भी अंतिम रूप से यह प्रतिपादित किया गया कि सागरीय जीव महासागरों एवं सागरों में सभी गहराई में पाए जाते हैं। और ये निष्कर्ष है वो चैलेंजर अभियान के दौरान निकाला गया। चैलेंजर अभियान में 442 जो लोकेशन थी उनकी सागरीय गहराई नापने के लिए साउंडिंग की गई। और इसमें 1830 मीटर तक की गहराई तक के जो सागरीय जल था उसके नमूने लिए गए। और प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु सागरीय जीवों के 7,000 से भी ज़्यादा नमूने इकट्ठे किए गए। और इसमें 9,000 मीटर की गहराई तक सागरीय जीवों का अस्तित्व पाया गया। और इसी अभियान के दौरान सागरीय जीवों की लगभग 5,000 नई प्रजातियां खोजी गई। और इसके दौरान जो आंकड़े और जो नमूने इकट्ठे किए गए उनकी प्रोसेसिंग एवं उनके विश्लेषण के लिए 23 वर्षों का समय लगा। और चैलेंजर अभियान के जो अंतिम निष्कर्ष थे उनको 55 खंडों यानी वॉल्यूम्स में प्रकाशित किया गया। और अब हम बात करते हैं चैलेंजर अभियान के बाद का जो काल था उसके बारे में। और चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों की खोज तथा अध्ययन का सिलसिला एवं गति चैलेंजर के उपरांत भी कायम रही। और इस अवधि के दौरान लुई अगासिज, जिन्होंने फ्लोरिडा तथा केस प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया, इसके अलावा जॉन मुरे, जिन्हें माना जाता है कि जिन्होंने आधुनिक समुद्र विज्ञान की आधारशिला रखी, और उन्होंने विवले थॉमसन की अवस्थिति का निर्धारण, प्लैंकटन, सागरीय नितल का निक्षेप तथा प्रवाल भित्तियों की रचना तथा उत्पत्ति आदि का उन्होंने अध्ययन किया। लुई अगासिज के बेटे अलेक्जेंडर अगासिज ने ब्लैक तथा एल्बेट्रोस अभियान के माध्यम से 1,60,000 वर्ग किलोमीटर लंबे सागरीय तटों का सर्वेक्षण किया। और उनका जो प्रमुख योगदान है वो गल्फ स्ट्रीम की अवस्थिति का निर्धारण, ग्रेट बैरियर रीफ, बहामास,
क्यूबा, बरमूडा तथा फ्लोरिडा के पास की प्रवाल भित्तियों का इन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा एफ नॉनसेन जो कि नॉर्वेजियन थे, उन्होंने उत्तरी ध्रुव पे वो पहुंचने वाले पहले नाविक बने और इनके जहाज का नाम फ्रेम था। और अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान के विकास के बारे में। तो 20वीं शताब्दी में आधुनिकतम जलपोतों, उपकरणों एवं प्रयोगशालाओं से लैस जो जहाज हो गए एक तो, और एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपसी सहयोग हुआ कई राष्ट्रों के बीच में, जिससे आधुनिक समुद्र विज्ञान के जो क्षेत्र है उसमें शोध कार्य की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। और 20वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान में जो प्रगति हुई उसको हम इन बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सन 1900 में एंटार्क्टिका महाद्वीप की खोज के लिए बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, स्कॉटलैंड आदि देशों ने मिलकर साहसी अभियान आरंभ किए। और सन 1905 में समुद्र विज्ञान में दो महत्वपूर्ण उपकरणों का आविष्कार किया गया, जिसमें नैन्सन बॉटल तथा इकमैन द्वारा करंट मीटर का आविष्कार मुख्य थे। और सन 1919 में बेहम ने इको साउंडर को और अधिक परिष्कृत कर दिया, रिफाइंड कर दिया, जिससे उसकी रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई। और इसी दौरान कई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का विकास हुआ और समुद्र विज्ञान का जो शोध है उस क्षेत्र में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का भी यूज़ होने लगा और समुद्रों से संबंधित आंकड़ा समूह को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों विधियों का इस्तेमाल होने लगा। और इसी अवधि में सागरीय जीवों, सागरीय अवसादों एवं निक्षेपों, सागरीय जल आदि के नमूनों के संकलन में समुचित उपयोगी प्रतिचयन विधियों यानी सैम्पलिंग डिवाइसेस का विकास एवं उपयोग होने लगा। और सागरीय नितल के उच्चावचों के निर्धारण के लिए सराहनीय कार्य किया गया। और इसी अवधि में सागरीय जल की लवणता, तापमान तथा सागरीय जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन का लेवल है उसका भी मापन शुरू हुआ। सन 1942 में स्वेर्ड्रूप, जॉनसन तथा फ्लेमिंग ने द ओशंस नाम से एक बुक लिखी जो समुद्र विज्ञान के सभी पक्षों का उत्तम विवरण देती है। और इसी काल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विधियों एवं उपयुक्त उपकरणों के प्रयोग के साथ महासागरों का वृहद स्तरीय सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। सन 1950 में विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई, जिससे कई संस्थाओं का जन्म हुआ। और जो खोज अभियान थे उनको सरकारी एजेंसियों द्वारा फंडिंग दी जाने लगी। और इसके अलावा सागरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए सागरीय संस्थाओं तथा संस्थानों की स्थापना इस दौरान की गई। और 20वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान के विकास की कहानी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो है वो 1957-58 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर IGP मानी जाती है। और 1960 के दशक में गहरे जल में उतरने वाले यान, डीप वाटर सबमर्सिबल, उनका विकास हुआ। और 1960 के दशक में के प्रारंभ में ही हेस ने सबसे पहले ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग का विवरण दिया तथा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से सागरीय तल के उच्चावच की जो अनेक समस्याएं थी उनका उन्होंने समाधान कर दिया। और इसी दौरान सागरीय शोधों में अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं तथा बहुराष्ट्रीय संगठनों एवं सहयोग की शुरुआत हुई। सन 1972 में जियोकेमिकल ओशन सेक्शन नामक परियोजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत महासागरों की संचार प्रणालियों और उनके मिश्रण क्रियाओं, जैव भू रासायनिक चक्र आदि के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों का दल सक्रिय हुआ। इसके अलावा तकनीकी स्तर पर सर्वाधिक विकसित जलयानों, उपकरणों तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के साथ कई महासागरीय अभियान हैं वो प्रारंभ किए गए।
और अब हम बात करते हैं 21वीं सदी में समुद्र विज्ञान की शोध की जो नई प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में। तो वर्तमान समय में समुद्र विज्ञान का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि जो सागर या महासागर हैं उनका आर्थिक एवं सामरिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो जो अप्लाइड ओशनोग्राफी है उसकी ओर जो लोगों का ध्यान है वो धीरे धीरे आकृष्ट हो रहा है। और समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं सागरीय पारिस्थितिकी का अध्ययन जो है वो अब केंद्रीय बिंदु बनता जा रहा है। और मल्टीपल इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडीज़ होती हैं उनके द्वारा और लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा और टेक्नोलॉजी के उपयोग से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 21वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान का जो भविष्य है वो उज्जवल दिखाई देने लगा है। और वर्तमान समय में जो सागरीय तल में वृद्धि की और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी और उनकी जो इंटेंसिटी है, प्रचंडता है, उसमें भी वृद्धि होने लगी है। इसके अलावा प्रवाल ब्लीचिंग की बढ़ती घटनाएं, अल नीनो परिघटना में वृद्धि, आर्कटिक सागर में हिम चादरों का पिघलना और सन 1904 में सुमात्रा की जो सुनामी की भयावह घटनाएं थी, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इनसे वर्तमान सदी में सामुद्रिक शोध को अत्यधिक सार्थक एवं महत्वपूर्ण इन्होंने बना दिया है। और क्लाइमेट चेंज की मॉनिटरिंग के लिए भी सागरों का अध्ययन आवश्यक है। और इसके अलावा वायुमंडल अंतःक्रिया, ओशन और एटमॉस्फेयर इंटरैक्शन का अध्ययन अत्यधिक सार्थक एवं महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। शक्तिशाली कंप्यूटरों से सागर वैज्ञानिकों को आंकड़ों की प्रोसेसिंग में पर्याप्त सहायता अब मिलने लगी है, यानी वो बड़े बड़े जो आंकड़े होते हैं उनसे जल्दी और आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और अनेक देशों एवं संगठनों द्वारा संचालित सागर विज्ञान को संस्थाओं एवं अभियानों द्वारा इस दिशा में कई कार्य हो रहे हैं। और इसके अलावा सागरों के आर्थिक और स्ट्रेटेजिक महत्व को देखते हुए मैंने अभी पहले कहा था कि अप्लाइड ओशनोग्राफी पर अब बल दिया जाने लगा है। इसके साथ ही साथ सागरों के आर्थिक महत्व को देखते हुए आर्थिक समुद्र विज्ञान को विकसित करने की जो आवश्यकता है वो महसूस की जाने लगी है, जिसके अंतर्गत सागरीय जैव एवं अजैविक संसाधनों के मानचित्र, फिर उनका निर्धारण, उनका विदोहन तथा उपयोग तथा प्रबंधन आदि को शामिल किया जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो 21वीं शताब्दी में हो रही हैं। और प्राचीन काल से लेके यानी ईसा मसीह से 4000 वर्ष पूर्व से लेके 21वीं शताब्दी में अभी तक जितना भी विकास हुआ है उनके जो मुख्य मुख्य बिंदु थे उनको हमने ये समुद्र विज्ञान के इतिहास के जो 3 पार्ट हैं उसमें हमने शामिल करने की कोशिश की है। और विश्व के जो प्रमुख खोज अभियान हुए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है इनमें एडवर्ड फोर्ब्स का अभियान, दूसरा विवले थॉमसन का अभियान जो चैलेंजर अभियान के नाम से प्रसिद्ध है, जॉन मरे का अभियान, लुई अगासिज एवं एलेक्जेंडर अगासिज का अभियान, प्रिंस ऑफ मोनाको का अभियान, गज़ेल अभियान जिसमें दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर में अनुसंधान किए गए जो जर्मनी के द्वारा फंडेड था, और माइकल सार्स का अभियान जिसमें उत्तरी अटलांटिक में अनुसंधान कार्य किए गए, एल्बेट्रॉस अभियान और इसके अंतर्गत पूर्वी प्रशांत महासागर में खोज कार्य किए गए। इसके अलावा यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे के तत्वाधान में कई जो अभियान हैं वो आयोजित किए गए। फिर है मीटर अभियान, इसका कार्य क्षेत्र दक्षिणी अटलांटिक महासागर से था। फिर कार्नेगी अभियान आता है जो 1928 में आयोजित किया गया। डाना अभियान जिसमें प्रशांत और हिंद महासागर में अनुसंधान कार्य किया गया। और उसके बाद आता है स्क्रिप्स का स्नेलियम अभियान और इसका कार्यक्षेत्र पूर्वी द्वीप समूह है तथा अटलांटिक महासागर था। डिस्कवरी
जिसमें डिस्कवरी अभियान, जिसमें दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का अन्वेषण किया गया। फिर है डेनिश अभियान, ब्रिटिश एडमिरल्टी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियान, और विश्व के अन्य देशों के अतिरिक्त भारत द्वारा अंटार्कटिका के अनुसंधान हेतु संगठित अनेक अभियान हैं। उनसे समुद्र विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।